हेलो दोस्तों, नमस्ते। आज हम लोग हेलो एल्केन एंड हेलोजन को कंटिन्यू करेंगे, आगे करेंगे। अब तक हम लोगों ने इंट्रोडक्शन और क्लासिफिकेशन ऑफ द हेलोजन कंपाउंड क्लासिफिकेशन कर लिए हैं, इंट्रोडक्शन कर लिए हैं। अब आईयूपैक्टिनम कर रहे थे, जो कि आधा हुआ है। ठीक है। अब हमने इंट्रोडक्शन में ये देखा था कि कैसे एलिफेटिक हाइड्रोकार्बन के हाइड्रोजन को रिप्लेस करके हेलोजन एल्किल हैलाइड बन जा रहा है, और एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन बेंजीन के हाइड्रोजन को रिप्लेस करके हेलोजन एरिल हैलाइड बन जा रहा है। ठीक है। उसके बाद 5 कंपाउंड के नाम देखे थे। एक तो क्लोरीन कंटेनिंग एंटीबायोटिक क्लोरोमफेनिकॉल, जो कि टाइफाइड फीवर में यूज होता था। दूसरा था क्लोरोमफेनिकॉल, तो एंटीबायोटिक हो गया। उसके बाद हमने थायरॉक्सिन देखा था। थायरॉक्सिन की कमी से गोइटर हो जाता है, जो कि आयोडीन कंटेनिंग है थायरॉक्सिन। उसके बाद क्लोरोक्विन देखा था। क्लोरोक्विन जो होता है वो मलेरिया ट्रीटमेंट में यूज हुआ था। क्लोरोक्विन जो होता प्रेजेंटली, लेकिन ये कोविड-19 या कोरोना वायरस या SARS-CoV-2 के पेशेंटों पर भी यूज किया गया था, क्लोरोक्विन जो मेडिसिन होती है। उसके बाद हमने हेलोथिन देखा था। हेलोथिन जो होता है सर्जरी के दौरान एनेस्थेटिक के रूप में यूज किया जाता है। फिर फ्लोरिनेटेड कंपाउंड देखा था, जो पोटेंशियल ब्लड सब्सटेंस का काम करता है। ये तो इंट्रोडक्शन में देखा था। उसके बाद हमने क्लासिफिकेशन देखा था। क्लासिफिकेशन ऑन द बेसिस ऑफ, किसके बेसिस पे? ऑन द बेसिस ऑफ नंबर ऑफ हेलोजन एटम। एक हेलोजन है तो मोनो हेलो एल्केन, 2 हेलोजन है तो डाई हेलो एल्केन, 3 है तो ट्राई हेलो एल्केन। अगर ऐसे हेलोरीन है तो मोनो हेलोरीन, डाई हेलोरीन और ट्राई हेलोरीन। उसके बाद हमने क्लासिफिकेशन देखा था। sp3 हाइब्रिडाइज कार्बन से हेलोजन अटैच है तो एल्काइल हैलाइड, एलाइल हैलाइड और बेंजाइलिक हैलाइड। उसके बाद अगर sp2 हाइब्रिडाइज कार्बन से हेलोजन अटैच है तो विनाइलिक हैलाइड और एराइलिक हैलाइड। कैसे होता है स्ट्रक्चर, ये देखा था। उसका नॉमेनक्लेचर हमने आधा कर लिया था, आधा क्या, थोड़ा कर लिया था। अभी टेबल आपको करनी है। अब हम लोग यहाँ तक कर लिए थे। ठीक है, ये दोनों का कंपाउंड का आईयूपैक्टिनम कर लिए थे। अब यहाँ से शुरू करते हैं। इसमें लिख रखा है डाई हेलो एल्केन हैविंग द सेम टाइप ऑफ हेलोजन एटम आर नेम्ड एज द एल्काइलिडीन और एल्काइलिन डाई हैलाइड। ओके, यानी कि अगर ऐसा डाई हेलो एल्केन, ठीक है, जिसमें समान हेलोजन एटम, ठीक है, ऐसा डाई हेलो एल्केन जिसमें सेम टाइप के हेलोजन एटम प्रेजेंट हो, तो उसको या तो एल्काइलिडीन बोलेंगे या तो एल्काइलिन डाई हैलाइड बोलेंगे। अब डाई हेलो कंपाउंड हैविंग बाथ द हेलोजन एटम, डाई हेलो कंपाउंड हो जिसपे दोनों हेलोजन एटम, ठीक है, दोनों हेलोजन एटम एक ही कार्बन पे अगर अटैच रहेगा, जैसे ये हो गया 2 कार्बन का हेलोजन और इस पर एक ही कार्बन पे 2 हेलोजन लगे हुए हैं, तो ये हो जाएगा जेम डाई हैलाइड। ठीक है, और अगर दोनों एडसेंट कार्बन पे हेलोजन लगे हुए हैं तो ये हो जाएगा विस डाई हैलाइड। इसमें यही बता रखा है, आप पढ़ेंगे तो यही मिलेगा। डाई हेलो कंपाउंड हैविंग द बाथ एटम आर फर्दर क्लासिफाइड जेमिनल हैलाइड और जेम डाई हैलाइड व्हेन बोथ द हेलोजन एटम आर प्रेजेंट ऑन द सेम कार्बन एटम। अगर दोनों हेलोजन एटम सेम कार्बन एटम पे प्रेजेंट हैं तो उसको क्या बोला जाएगा? उसको बोला जाएगा, ठीक है, दोनों हेलोजन एटम एक ही कार्बन एटम पे अटैच हैं तो हो जाएगा जेम डाई हैलाइड, और दोनों हेलोजन एटम अगल बगल वाले कार्बन पे अटैच हैं तो वो विस डाई हैलाइड हो जाएगा। ठीक है, नीचे ये स्ट्रक्चर दे रखा है जेम डाई हैलाइड का। एक ही कार्बन पे दोनों क्लोरीन अटैच हैं तो जेम डाई हैलाइड हो गया, अगल बगल वाले कार्बन पे दोनों क्लोरीन अटैच हैं तो विस डाई हैलाइड हो गया। कॉमन नेम आप इसको याद कर लीजिएगा, जेम डाई हैलाइड का कॉमन नेम होता है इथाइलिडीन क्लोराइड, और विस डाई हैलाइड का कॉमन नेम होता है इथाइलिन डाई क्लोराइड। आईयूपैक्टिनम आप नेमिंग कर दीजिए, जिधर से सब्सटेंस लगा हुआ है जल्दी उधर से नेमिंग करिए। क्लोरीन सब्सटेंस लगा हुआ है, तो इसको फर्स्ट कार्बन दे देंगे, इसको सेकंड कार्बन दे देंगे, तो हो जाएगा 1,1 डाई क्लोरोइथेन, ये जेमा डाई हैलाइड हो गया, और 1,2 डाई क्लोरोइथेन, 1,2 डाई क्लोरोइथेन जो हो गया विस डाई हैलाइड हो गया। बाकी आप टेबल की प्रैक्टिस एक बार प्लीज़ कर लीजिएगा, इस टेबल की प्रैक्टिस। ओके, कुछ इंपॉर्टेंट कंपाउंड का हम आईयूपैक्टिनम बता देते हैं आपको। जैसे कि हम इस एक बेंजीन रिंग का दे लिखते हैं, इस पर आप कैसे करेंगे? ये तो पहली बात, बेंजीन रिंग पे अगर CH3 लगा हुआ है तो उसको बोलते हैं टॉल्यूइन। ठीक है, अब अगर इस पर आर्थो पे हम क्लोरीन लगा देंगे आर्थो क्लोरोटॉल्यूइन हो जाएगा, और अगर हमको आर्थो पे नहीं मेटा पे लगाएंगे तो मेटा क्लोरोटॉल्यूइन हो जाएगा। ठीक है, और अगर पैरा पे लगाए तो पैरा क्लोरोटॉल्यूइन हो जाएगा। आई होप कि आपको आर्थो मेटा पैरा पता होगा। ग्रुप के जस्ट बेंजीन रिंग पे जो कोई भी ग्रुप लगा है, एनी ग्रुप लगा है, उसके बगल वाला जस्ट बगल वाला जो कार्बन होता है आर्थो होता है, फिर ये भी आर्थो ये भी आर्थो, उसके बगल वाला मेटा, फिर इधर वाला पैरा, ऐसे इधर ये हो गया मेटा, तो ओम प्रकाश लेके चलिएगा ऐसे। ठीक है, तो आई होप कि पहले से आपको पता हो कि क्लास 11th में बताया जाता है।
GOC में, हाइड्रोकार्बन में। तो ये हो गया। तो फिलहाल यहाँ पे क्या है, यहाँ पे मिथाइल के जस्ट बगल क्लोरीन, तो आर्थो पोजीशन पे है, तो आर्थोक्लोरोटॉलिन इसका कॉमन नेम हो जाएगा। और आई पे एक नेम आप नेमिंग कर दीजिए इसकी, तो ये हो जाएगा 1 2 3 4 5 6 1 क्लोरो 2, दूसरे मिथाइल दूसरे पे लगा हुआ है, 2 मिथाइल बेंजीन हो जाएगा, या इसको 2 क्लोरोटॉलिन भी बोल सकते हैं। बाकी हमने बता दिया है, अगर बेंजीन रिंग से अटैच कार्बन से कोई हेलोजन अटैच है तो बेंजाइल होता है, तो बेंजाइल हैलाइड होता है यहाँ पे, इसलिए बेंजाइल क्लोराइड हो गया, क्योंकि बेंजीन से डायरेक्ट अटैच कार्बन से हेलोजन अटैच है। और हमने आपको विनाइल भी बता रखा है, ये विनाइल देखिए डबल बॉन्डेड कार्बन से अटैच हेलोजन, डबल बॉन्डेड कार्बन से डायरेक्ट अगर हेलोजन अटैच है तो वो क्या होता है, विनाइल होता है। तो डायरेक्ट यहाँ पे डबल बॉन्डेड कार्बन से क्लोरीन अटैच है तो विनाइलिक क्लोराइड हो गया। वैसे अगर डबल बॉन्डेड कार्बन के आगे वाले कार्बन से कोई हेलोजन अटैच है तो एलाइलिक होता है, तो डबल बॉन्डेड वाले कार्बन के आगे वाले कार्बन से ब्रोमीन अटैच है तो एलाइलिक ब्रोमाइड हो गया। तो विनाइलिक एलाइलिक कन्फर्म। बाकी हमने सेकेंडरी और नियो और टर्सरी तीनों बता रखा है। ये भी टर्सरी का मतलब ये है आपको, ये हेलोजन जो है, ये हेलोजन जो ब्रोमीन अटैच है जिस कार्बन से, वो 3 डिग्री वाला होगा। और नियो वाले में ओके, तो प्लीज़ आप इसका प्रैक्टिस कर लीजिएगा। CHCl2, इसको डाइक्लोरोमीथेन इसलिए बोल रहे हैं कि CH2 है, 2 क्लोरीन लगा हुआ है, तो एक कार्बन का एक कार्बन का वर्ड रूट क्या होता है, मेथ होता है। ठीक है, तो ये हो गया क्या, 1,1 डाइक्लोरोमीथेन हो जाएगा, या डाइक्लोरोमीथेन बोल लो, 1,1 ना लिखे तो भी सही है। तो डाइक्लोरोमीथेन, इसको मिथाइलिन क्लोराइड बोलते हैं। क्लोरोफार्म का फार्मूला CHCl3 होता है, आई पे एक नेम इसका हो जाएगा ट्राई क्लोरोमीथेन। अच्छा, CHBr3 ब्रोमोफार्म बोलेंगे, इसका होता है ट्राई ब्रोमोमीथेन। ऐसे अगर होता है CHI3 तो उसको बोलते हैं आयोडोफार्म, और उसका आई पे एक नेम होता है ट्राई आयोडोमीथेन। आई होप की टेबल क्लियर हो गई। अब ये जो एग्जाम्पल है, यहाँ पे एग्जाम्पल देखते हैं हम लोग। ठीक है, एग्जाम्पल है हमको ये C5H11 ब्रोमीन का आइसोमर, कितना आइसोमर बनेगा, 8 स्ट्रक्चरल आइसोमर बनेगा, उसका हमको बताना है। उस 8 स्ट्रक्चरल आइसोमर से कितने प्राइमरी, कितने सेकेंडरी, कितने टर्सरी ब्रोमाइड हैं। तो सोल्यूशन तो नीचे दिया है, सोल्यूशन हमको बताने की जरूरत नहीं है, बस हमको ये बताने की जरूरत है आप कैसे पकड़ेंगे कौन सा प्राइमरी है, कौन सा सेकेंडरी, कौन सा टर्सरी। अगर ब्रोमीन जिस कार्बन से अटैच है वो डायरेक्टली किसी सिंगल कार्बन से अटैच है तो प्राइमरी हो जाएगा। और अब ब्रोमीन जिस कार्बन से अटैच है, ब्रोमीन का कोई भी ग्रुप जिस कार्बन से अटैच है, अगर वो कार्बन 2 कार्बन से डायरेक्टली अटैच है, जैसे ये वाला कार्बन देखिए, इस वाले कार्बन फोकस करिए, कलर चेंज कर देते हैं हम इस वाले कार्बन पे। ठीक है, वैसे इस वाले कार्बन, जैसे ये कार्बन 1 डिग्री था वैसे ये भी 1 डिग्री है। ठीक है, तो अब ये वाला कार्बन फोकस करिए, ये ब्रोमीन जिस कार्बन से अटैच है, डायरेक्टली 2 कार्बन से अटैच है ना, तो 2 डिग्री हो जाएगा। ऐसे अगर हम 3 डिग्री का चेक करें, तो अगर हम देख लें ये कार्बन अटैच है ब्रोमीन से, अगर डायरेक्टली 3 कार्बन से अटैच है, 1 कार्बन 2 कार्बन 3 कार्बन, तो ये हो जाएगा कितना, 3 डिग्री हो जाएगा। तो 1 डिग्री 2 डिग्री 3 डिग्री। अब आप स्ट्रक्चर में देख लीजिएगा कौन कौन सा 1 डिग्री है, कौन सा 2 डिग्री है, कौन सा 3 डिग्री है। जैसे ये देखिए पहले वाले स्ट्रक्चर में जो 1 ब्रोमोपेंटेन है, इसका आइसोमर ऐसे बनाएंगे ना, आइसोमर बनाते समय एक ध्यान रखिएगा एक चीज़ कि हाइड्रोजन को दिखाना जरूरी नहीं है, क्योंकि हमको स्ट्रक्चरल आइसोमर बनाना है। ठीक है, तो हमको सीधा सीधा पहले हम 5 कार्बन की चेन बना लेते हैं, चूँकि C5H11 है ना, तो ये 5 कार्बन की चेन हो गई, उस पर सीधा ब्रोमीन लगा देंगे, पहला आइसोमर यही हो जाएगा स्ट्रक्चरल आइसोमर। दूसरा बस ब्रोमीन की पोजीशन चेंज करते जाएंगे सीक्वेंस वाइज, 5 कार्बन की चेन हो गई, ब्रोमीन सेकंड कार्बन पे लगा देंगे। फिर अब ब्रोमीन को यहाँ से उठा के यहाँ पे लेते आएंगे 3rd कार्बन पे, बीच वाले कार्बन पे, तो 3 आइसोमर तो ये हो गया। अब अगर यहाँ पे ले आएंगे ब्रोमीन को, यहाँ पे फोकस करिएगा जहाँ पॉइंट है, जहाँ ये पॉइंट बन रहा है, तो ये वाला सेकंड वाले स्ट्रक्चर का सेम हो जाएगा, तो इसलिए ये यहाँ पे नहीं रखेंगे, यहाँ पे रखेंगे तो फर्स्ट वाला सेम हो जाएगा। 3 तो ये हो गया, और शुरू में 3 यही बना रखे हैं। हाइड्रोजन को अगर आप भूल जाइए तो सिर्फ कार्बन 5 हो गया, ये ब्रोमीन लगा हुआ है, फिर सेकंड कार्बन पर ब्रोमीन लगा हुआ है, यहाँ पे 3rd कार्बन पर ब्रोमीन लगा हुआ है। अब हमको क्या करना है, कार्बन की चेन में ब्रांचिंग करनी है। जो 5 कार्बन की हमने स्ट्रेट चेन बना के अभी 3 स्ट्रक्चर आइसोमर बनाया। ठीक है, अब इसमें क्या करना है, हमको ब्रांचिंग कर देनी है। ब्रांचिंग अगर हम करेंगे तो पहले हम ब्रांचिंग कर देंगे इस वाले कार्बन पे। ठीक है, 3 ही हो गया, 2 और ब्रोमीन को यहीं पे रहने देंगे। फिर हम ब्रांचिंग करेंगे, इसमें यही किया है, ब्रांचिंग कर दिया है बस। आप हाइड्रोजन को मत करिएगा आइसोमर करते समय, पहले आप जो ग्रुप लगा रहेगा उसको सीक्वेंस वाइज चेंज कर दे जाइएगा। ठीक है, और दोबारा रिपीट ना होने पाए, फिर आप ब्रांचिंग करके देख लीजिएगा। इस प्रकार से आप आइसोमर निकाल लेंगे। ठीक है, नंबर ऑफ आइसोमर निकाल लेंगे। ओके, हाँ ओके, तो ये हो गया ना। तो
तो ये ब्रांचिंग कर रहा है यहाँ पे, देखिए यहाँ पे ब्रांचिंग किया है, फिर ब्रोमीन यहाँ पे टर्मिनल पे लगाया है, फिर ब्रोमीन इस कार्बन पे लगा दिया है ब्रांचिंग करके, ठीक है। फिर ब्रोमीन इस वाले कार्बन पे, ऐसे आप 8 स्ट्रक्चर बनाएंगे, डिग्री आप ऐसे निकाल लीजिएगा। ओके, या तो हम बता ही देते हैं, कोई दिक्कत नहीं, रुक जाइए, ठीक है, टाइम तो थोड़ा लगेगा, कोई बात नहीं। ओके चलिए ठीक है, करते हैं, थोड़ा ध्यान रखना पड़ेगा बस। यहाँ तक हमने बता दिया। अब देखिए, अगर आप यहाँ पे क्या कर दिए हैं, ब्रांचिंग कर दिए हैं, तो एक आइसोमर 3 तो हमने बना चुका है यहाँ पे, एक ये था, शुरू के 3, ये वाला हम समझा रहे थे ना, ये वाला ये हो गया, शुरू के 3 ऊपर हैं, ठीक है। अभी इसको तो रहने दीजिए, फिर मतलब ये हमने तीनों बता दिया आपको चारों, ठीक है। अब ये तीनों एक्सप्लेन कर रहे हैं हम, ये कैसे बनाएंगे आप। आपने ब्रांचिंग किया था, ये ब्रांचिंग किया था आपने, फिर आपको जो ब्रोमीन इस टर्मिनल वाले कार्बन पे लगाया है उसको इस पे ब्रोमीन लगा दीजिए, इस वाले कार्बन पे, ठीक है। फिर आप क्या करिए, इस ब्रोमीन को उठा के इस कार्बन पे लाइएगा, अगले स्ट्रक्चर में, इस वाले स्ट्रक्चर में आपको क्या करना है, ब्रोमीन यहाँ पे लाना है। बाकी देखिए हमने सब सेम किया है, बस ब्रोमीन को उठा के यहाँ से यहाँ कर दिए हैं आप, ठीक है। तो ये वाला स्ट्रक्चर हो गया। आप यहाँ पे CH3 मत दिखाइए, अभी CH3 दिखाना जरूरी नहीं है, ठीक है ना, हाँ, तो आप यहाँ पे मत दिखाइएगा CH3, ठीक है। तो ये भी हो गया। ऐसे आप इसको भी करिएगा। इसको कैसे करिएगा, इसमें आपको इन दोनों स्ट्रक्चर में देखिए, ये कार्बन 3, इसमें 3, इस टर्मिनल वाले कार्बन पे 3 CH3 लगा दीजिए, टर्सरी हो गया। उसके बाद 3 4 ये हो गया, ये कार्बन से ब्रोमीन लगा दीजिए, तो लास्ट वाला हो गया। अब बचा ये, इसको आप कैसे करेंगे, 3C हो गया, बीच में CH3 लगा के टर्मिनल वाला से ब्रोमीन जोड़ दीजिएगा। इस प्रकार से आप 8 आइसोमर बना लेंगे। लेकिन यहाँ पे आइसोमर, आप 8 आइसोमर बनाने के बाद आपको बताना है कितने 1 डिग्री हैं, कितने 2 डिग्री हैं, कितने 3 डिग्री हैं। तो आप इसमें पकड़िए, जैसे ये ब्रोमीन डायरेक्टली जिस कार्बन से अटैच है वो एक ही कार्बन से अटैच है, तो 1 डिग्री हो गया। ये इस वाले स्ट्रक्चर में ब्रोमीन जिस कार्बन से अटैच है, इस वाले कार्बन पर फोकस करिए, ठीक है। ये कार्बन डायरेक्टली 2 कार्बन से अटैच है, एक इधर वाले कार्बन से, एक इधर वाले कार्बन से, इसलिए 2 डिग्री हो गया, ठीक है। अब इस वाले ब्रोमीन पर फोकस करिए, ये वाला ब्रोमीन इस कार्बन से अटैच है, तो ये वाला कार्बन जो है डायरेक्टली कितने कार्बन से अटैच है, एक इधर 2 कार्बन से अटैच है, इसलिए ये भी 2 डिग्री हो गया। अब इस वाले ब्रोमीन पर फोकस करिए, सिर्फ ब्रोमीन पर फोकस करिए, और ब्रोमीन किस कार्बन से अटैच है इस पर फोकस करिए, बाकी पूरे स्ट्रक्चर पे फोकस नहीं करना, ठीक है। तो अब इस स्ट्रक्चर पर अगर फोकस करेंगे आप, तो ब्रोमीन जिस कार्बन से अटैच है वो डायरेक्टली एक ही कार्बन से अटैच, डायरेक्ट देखना है, तो ये कितना हो जाएगा, 1 डिग्री हो जाएगा अपना। अब इस पर फोकस करिए, इस वाले कार्बन पर अगर देखेंगे तो ब्रोमीन जिस कार्बन से डायरेक्ट अटैच है वो कार्बन डायरेक्टली इधर एक 2 डिग्री हो जाएगा। फिर अपना ये वाला कार्बन थोड़ा अब हम इसको बना के दिखाएंगे आपको कैसे। ये CH3 टेकन ट्वाइस का मतलब, CH3 हम थोड़ा फैला के लिख देते हैं, 2 बार लगा हुआ है यहाँ पे, इस कार्बन से CH3 2 बार लगा हुआ, इसलिए CH3 टेकन ट्वाइस हो गया। फिर इससे डायरेक्टली ब्रोमीन लगा हुआ है, फिर उसके बाद CH2 CH3 लगा हुआ है। अब आप इस कार्बन को देखिए जिससे ब्रोमीन लगा हुआ है वो डायरेक्टली कितने कार्बन से लगा हुआ है, 1 2 3, तो कितना डिग्री हो जाएगा, 3 डिग्री हो जाएगा, इसलिए इसको 3 डिग्री बताया है। बाकी इसे इसको भी देखिए, ब्रोमीन जिस कार्बन से अटैच है वो एक ही कार्बन से डायरेक्टली अटैच है, तो 1 डिग्री हो गया। ऐसे ब्रोमीन जिस कार्बन से अटैच है डायरेक्टली, इसको बना के दिखा देते हैं ना तो कन्फ्यूजन हो जाएगा आपको, 1 मिनट। ये देखिए, ये CH2Br है, ठीक है। उसके बाद CH3 टेकन थ्राइज है, मतलब इस कार्बन से 3 CH3 लगे हुए हैं, इसलिए इसको ऐसे फैला के लिख सकते हैं, CH3 टेकन थ्राइज को, ठीक है। अब जिस पे ब्रोमीन लगा हुआ है उस पर फोकस करना है हमको, ठीक है, पूरे स्ट्रक्चर पे नहीं। ब्रोमीन इस कार्बन पे लगा हुआ है, ये कार्बन डायरेक्टली कितने कार्बन से अटैच है, डायरेक्ट की बात हो रही है, इनडायरेक्ट नहीं। तो ये डायरेक्ट सिर्फ इसी कार्बन से अटैच है ना, ये वाला कार्बन जिससे ब्रोमीन लगा है इसी कार्बन से अटैच है, तो ये कैसे हो जाएगा, 1 डिग्री हो जाएगा। ओके, आई होप कि 1 डिग्री 2 डिग्री 3 डिग्री निकालना आ गया होगा आपको। प्रैक्टिस करिएगा। और आईयूपैक नेम लेना है, ठीक है, एग्जाम्पल है, आईयूपैक नेम आप लिख लेंगे, रूल यही लगाना है आपको। पहले आप नेमिंग करेंगे जिधर से, अब इस वाले में जिधर से मल्टीपल बॉन्ड जल्दी मिल जाएगा, डबल बॉन्ड इधर से जल्दी मिलेगा, तो 1 2, ठीक है, ये 1 हो जाएगा कार्बन, ये 2 हो जाएगा, देन 3, देन 4, 5 कार्बन की चेन है, तो इसका नाम हो जाएगा, 4 पे ब्रोमो है, ये क्या हो जाता है, 4 पे ब्रोमो है ना, तो 4 ब्रोमो पेंट2 इन हो जाएगा। 1 मिनट हम बना के दिखा देते हैं इसको, ऐसे आप बना सकते हैं, C है, C डबल बॉन्ड C, ये C रहा, फिर इसको डबल बॉन्ड, यहाँ जहाँ पे कुछ नहीं लिखा हुआ C है, ठीक है, फिर डबल बॉन्ड C, फिर यहाँ पे C, देन C,
यहाँ पे ब्रोमीन लगा हुआ है। अब आप नेमिंग इधर से करेंगे कि इधर से करेंगे, ये डिसाइड करेगा कौन सा, ये प्रायोरिटी ऑर्डर अपना। पहले आप फंक्शनल ग्रुप देखेंगे, उसके बाद आप फंक्शनल ग्रुप के बाद मल्टीपल बॉन्ड देखेंगे, फिर सब्स्टिट्यूएंट देखेंगे। ब्रोमीन सब्स्टिट्यूएंट का काम कर रहा है और मल्टीपल बॉन्ड जो है अपना इधर है, तो मल्टीपल बॉन्ड को प्रायोरिटी पहले देंगे, सब्स्टिट्यूएंट को बाद में देंगे। तो मल्टीपल बॉन्ड किधर से जल्दी मिल जाएगा, इधर से। तो नेमिंग इधर से हो जाएगी 1 2 3 4 5, तो 4 ब्रोमो पेंट 2 इन इसका हो जाएगा। ऐसे प्लीज़ आप इस सब का करिएगा, जो टाइम चला जाएगा। आते हैं सीधा हम इंटेक्स क्वेश्चन पे, ठीक है। ओके, तो इसमें हम शुरू के एक इंटेक्स करते हैं, बाकी हम इसका इंटेक्स का एक सेपरेट वीडियो बनाएंगे जब ये टॉपिक पूरा कवर हो जाएगा, तब चैप्टर जब पूरा खत्म हो जाएगा। तो इंटेक्स का, नीट का और जेई का, एम्स का, इस सब की प्रैक्टिस करेंगे, क्वेश्चन प्रैक्टिस करेंगे, ताकि टॉपिक पे अच्छी कमांड बन जाए, ठीक है। ओके, तो हम अगर ये देखें 2-chloro-3 methyl पेंटेन, तो पेंटेन का मतलब 5 कार्बन की चेन होगी। 5 कार्बन आप बना लीजिए पहले, उसके बाद 2 क्लोरो, सेकंड पे क्लोरीन लगा दीजिए, और 3 मिथाइल है, ठीक है, थर्ड पे मिथाइल लगा दीजिए। तो ये हो गया क्या, 2-chloro-3 methyl पेंटेन हो गया आपका, ये स्ट्रक्चर बनेगा। आप हाइड्रोजन नहीं दिखाइए, हम बता रहे हैं, फिर से बोल रहे हैं, रिपीट कर रहे हैं। आयुपेक प्रैक्टिस करते समय, आयुपेक आइसोमेरिज्म प्रैक्टिस करते समय आप हाइड्रोजन को नहीं लगाइएगा तो आसान हो जाएगा, जल्दी क्वेश्चन आप निकाल लेंगे। ओके, आप चाहें तो हाइड्रोजन लगा भी सकते हैं, लगा देते हैं। ओके, यहाँ पे आप CH3 करिएगा, फिर यहाँ पे आप CH2 करिएगा, ये आपका 1 2 3, और यहाँ पे CH होगा, फिर यहाँ पे है 1 2 3, यहाँ पे CH होगा, फिर आपका CH3 हो जाएगा। तो आप ऐसे लगा सकते हैं हाइड्रोजन को भी। ओके, कोई लेकिन इसका यहाँ पे नीड नहीं थी कोई। अब आते हैं, पढ़ेंगे नेचर ऑफ CX बॉन्ड। ओके, मतलब कि CX बॉन्ड की प्रकृति कैसी है, कैसा ये बॉन्ड है। तो समझो ज़रा, अगर हम देखें CX, ओके, 3 हाइड्रोजन लगे हुए हैं, तो कार्बन जो होता है लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव है, और जो हाइड्रोजन है, चाहे जो हो, फ्लोरीन हो, क्लोरीन हो, ब्रोमीन हो, आयोडीन हो, ये क्या है, मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव है। तो मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव है, और ये थोड़ा सा क्या है, लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव है। तो इस पे कार्बन पे आ जाता है पार्शियल पॉजिटिव चार्ज, और हाइड्रोजन जो होता है चूँकि मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव है, तो उस पर आ जाता है क्या, पार्शियल नेगेटिव चार्ज। हाइड्रोजन परमाणु जो होता है कार्बन परमाणु की तुलना में अधिक विद्युत ऋणात्मक है। हाइड्रोजन अधिक विद्युत ऋणात्मक है, कार्बन कम विद्युत ऋणात्मक है, इसलिए कार्बन पे पार्शियल पॉजिटिव चार्ज आ जाता है, पार्शियल धनात्मक चार्ज आ जाता है, और हाइड्रोजन पे पार्शियल ऋणात्मक चार्ज आ जाता है, जिससे बॉन्ड में पोलैरिटी डेवलप हो जाती है। ठीक है, एल्किल हैलाइड में क्या हो जाती है, कार्बन हाइड्रोजन के बीच में पोलैरिटी बन जाती है। पोलैरिटी का मतलब एक पे पॉजिटिव एक पे नेगेटिव। इक्वल एंड अपोजिट चार्ज का मतलब होता है जब इक्वल और अपोजिट चार्ज हो जाते हैं तो वहाँ पोलैरिटी डेवलप हो जाती है। यहाँ पे इक्वल और अपोजिट चार्ज बन रहे हैं, कार्बन पे पार्शियल पॉजिटिव और हाइड्रोजन पे पार्शियल नेगेटिव, तो पोलैरिटी डेवलप हो गई। ओके, अब बस वही है, बाकी नीचे लिखे बता रखे हैं इन्होंने कि जैसे जैसे हम पीरियोडिक टेबल में ग्रुप में हाइड्रोजन वाले ग्रुप में नीचे जाएंगे तो हाइड्रोजन एटम की साइज़ जो है बढ़ती जाती है, और फ्लोरीन एटम जो कि हाइड्रोजन एटम नीचे जाने पे साइज बढ़ती है, तो हाइड्रोजन में फ्लोरीन एटम सबसे छोटा होता है, आयोडीन सबसे बड़ा होता है। तो अगर हम बॉन्ड लेंथ की बात करेंगे कार्बन से CF से किधर जाएंगे, CI तक जाएंगे, सबसे मैक्सिमम बॉन्ड लेंथ CI की होगी, सबसे मिनिमम बॉन्ड लेंथ CF की होगी। क्यों? क्योंकि ग्रुप में नीचे जाने पे बॉन्ड लेंथ क्या होती है, बढ़ती है, तो बॉन्ड लेंथ CF से ज़्यादा हो जाएगा, CBr का, CBr से ज़्यादा हो जाएगा, फ्लोरीन के बाद क्लोरीन आता है, सॉरी, फ्लोरीन के बाद CCl का, CCl के बाद आएगा CBr का, और सबसे बड़ा हो जाएगा CI का। ठीक है, तो ये हो गया अपना क्या, बॉन्ड लेंथ। ओके, एक मिनट, ठीक है, इसको रीड कर लेते हैं एक बार। देखो, हाइड्रोजन एटम आर मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव, तो बता दिया हाइड्रोजन एटम मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव होता है देन कार्बन होता है। अगर इलेक्ट्रोनेगेटिव देखें तो देयरफॉर कार्बन और हाइड्रोजन बॉन्ड ऑफ एल्किल हैलाइड इज पोलराइज्ड। पोलराइज्ड का मतलब कार्बन पे पार्शियल पॉजिटिव चार्ज आ गया और हाइड्रोजन पे पार्शियल नेगेटिव चार्ज आ गया, इसलिए पोलराइज्ड हो गया। पोलराइजेशन का मतलब ये होता है इक्वल एंड अपोजिट चार्ज। ओके, एज बी गो डाउन, यही बात रखा है कि पीआई टेबल में जैसे हम ग्रुप में डाउन नीचे जाएंगे तो एज वी गो डाउन द ग्रुप इन द पीआई टेबल साइज ऑफ हाइड्रोजन एटम क्या होगा, इंक्रीज होगा। ठीक है, ये तो पीआई टेबल की प्रॉपर्टी ही है कि एटॉमिक साइज ग्रुप में नीचे जाने पे बढ़ती है और पीआई टेबल में लेफ्ट टू राइट जाने पे एटॉमिक साइज घटती है। कुछ एक्सेप्शन है, छोड़ दीजिए, वो पीआई टेबल में हम डिस्कस कर लेंगे। यहाँ पे लेकिन हम हाइड्रोजन की बात कर रहे हैं, तो हाइड्रोजन ग्रुप में नीचे जाने पे, पीआई टेबल में ग्रुप में नीचे जाने पे साइज क्या होती है, बढ़ती है।
फ्लोरीन स्मॉलेस्ट साइज़ का होगा क्योंकि फ्लोरीन ग्रुप में सबसे ऊपर है, और आयोडीन क्या होगा, सबसे लार्जेस्ट साइज़ का होगा। तो कार्बन और हाइड्रोजन बॉन्ड लेंथ अगर देखें तो कार्बन फ्लोरीन की बॉन्ड लेंथ सबसे कम होगी और कार्बन आयोडीन की बॉन्ड लेंथ सबसे ज़्यादा होगी। अब सब टिपिकल बॉन्ड लेंथ, बॉन्ड एंथैल्पी और डाइपोल मोमेंट का हम टेबल 10.2 में देखेंगे। चलो आते हैं टेबल 10.2 में, देखते हैं। ओके, ये क्या लिख रखा है, एल्किल हैलाइड आर बेस्ट प्रिपेयर्ड फ्रॉम द एल्कोहल विच आर इजिली एसेसिबल। अच्छा, उसको देखेंगे नीचे, ठीक है। पहले हम इस टेबल को देख लेते हैं जो 10.2 में दे रखा है। हम लोग केमिकल बॉन्डिंग में ये चीज़ पढ़ते हैं, बॉन्ड लेंथ, बॉन्ड एंथैल्पी, डाइपोल मोमेंट और बॉन्ड क्या बोलते हैं, बॉन्ड आर्डर। तो हम उसमें एक रिलेशन पढ़ते हैं, ठीक है। और रिलेशन हम आपको थोड़ा सा बताते हैं। ओके, तो हम थोड़ा सा वो बताते हैं जो केमिकल बॉन्डिंग में हम लोग पढ़ के आ चुके हैं 11th में। बॉन्ड लेंथ जो होता है, बॉन्ड लेंथ वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है, ये आप याद ही कर लीजिए। बॉन्ड लेंथ इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है इलेक्ट्रोनेगेटिव डिफरेंस के। इलेक्ट्रोनेगेटिव डिफरेंस जितना ज़्यादा, बॉन्ड लेंथ उतना कम। ओके, और ठीक है, बस यहाँ पे यही फैक्टर काम करेगा तो यही याद रखिए। बाकी होता है और कुछ है, बॉन्ड लेंथ इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द परसेंटेज ऑफ एस करेक्टर होता है, लेकिन इसको मत याद रखिए, बस हम बोल दे रहे हैं। बाकी इसको लिखिए, याद मत करिए, ठीक है, क्योंकि यहाँ पे चलेगा नहीं। परसेंटेज पर कहाँ लिख दें जो ताकि क्लियर लिखा जाए। बॉन्ड लेंथ, बी एल का मतलब बॉन्ड लेंथ, इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द ई एन का मतलब इलेक्ट्रोनेगेटिव डिफरेंस, इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द परसेंटेज ऑफ एस करेक्टर, इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द नंबर ऑफ बॉन्ड, सॉरी इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द नंबर ऑफ बॉन्ड। अब हम पहले बॉन्ड लेंथ की बात कर लेते हैं, फिर इसके बाद आते हैं बॉन्ड एंथैल्पी पे। देखिए CH3F, CH3Cl, CH3Br, CH3I पे अगर हम बॉन्ड लेंथ देखेंगे, ये तो ग्रुप से भी पता चल जाएगा, और अगर आप इससे निकालना चाहेंगे इलेक्ट्रोनेगेटिव डिफरेंस से तो भी पता चल जाएगा। अगर आप देखेंगे कार्बन फ्लोरीन में इलेक्ट्रोनेगेटिव डिफरेंस क्या आएगा, सबसे ज़्यादा आएगा, तो इसलिए इसकी बॉन्ड लेंथ सबसे कम होगी। और कार्बन और आयोडीन में इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस सबसे कम आएगा, इसलिए इसकी बॉन्ड लेंथ सबसे ज़्यादा होगी। आप इस फैक्टर से भी निकाल सकते हैं। बाकी एनसीईआरटी में तो इस चैप्टर में इन्होंने इससे निकाला है कि पीआई टेबल में ग्रुप में नीचे जाने पे हाइड्रोजन एटम की साइज बढ़ती है, इसलिए कार्बन फ्लोरीन की बॉन्ड लेंथ सबसे कम होगी और कार्बन आयोडीन की बॉन्ड लेंथ सबसे ज़्यादा होगी। तो आप ऐसे निकाल दीजिएगा। CH3F की अगर बॉन्ड लेंथ का ऑर्डर पूछता है तो आप ऐसे बताइएगा, CH3F की सबसे कम, उससे ज़्यादा होगी CH3Cl की, उससे ज़्यादा होगी CH3Br की, और सबसे ज़्यादा होगी CH3I की, ठीक है। अब आते हैं बॉन्ड एंथैल्पी पे। बॉन्ड एंथैल्पी में जो हमने पढ़ा था वहाँ पे क्या बोलते हैं कि केमिकल बॉन्डिंग में बॉन्ड एंथैल्पी या बॉन्ड एनर्जी जो होती है वो क्या होती है, इनवर्सली प्रोपोर्शनल होती है एटॉमिक साइज के, इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द एटॉमिक साइज, ठीक है। जिसकी एटॉमिक साइज जितनी छोटी उसकी बॉन्ड एनर्जी उतनी ज़्यादा। तो CH3F की बॉन्ड लेंथ सबसे छोटी है तो इसकी बॉन्ड एनर्जी क्या हो जाएगी, सबसे ज़्यादा हो जाएगी। तो मतलब जस्ट उल्टा, बॉन्ड लेंथ का जस्ट उल्टा हो जाएगा बॉन्ड एंथैल्पी, यानी इसमें जो कम था वो ज़्यादा हो जाएगा और इस बॉन्ड लेंथ जिसका ज़्यादा था उसकी बॉन्ड एनर्जी क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। तो समझ रहे हैं ना, बॉन्ड लेंथ जो बॉन्ड लेंथ काट रहा है उसका रिवर्स कर दीजिएगा, बॉन्ड एंथैल्पी काटा जाएगा। थोड़ा डाइपोल मोमेंट में थोड़ा सा एक्सेप्शन है, ये होना चाहिए था क्या, डाइपोल मोमेंट सबसे ज़्यादा होना चाहिए था किसका, फ्लोरीन का, ठीक है, देन क्लोरीन का, ब्रोमीन का, देन आयोडीन का, लेकिन है सबसे ज़्यादा किसका, CH3Cl का, देन है CH3F का, देन CH3Br का। प्लीज़ इसको मेमोराइज कर लीजिएगा। उसके बाद CH3I का, ओके। हाँ, तो देख लीजिए आप, CH3Cl का सबसे ज़्यादा 1.86, उसके बाद है CH3F का 1.84, उसके बाद है CH3Br का 1.83, उसके बाद है CH3I मतलब आयोडोमेथेन का 1.63, 1.83, ओके। तो प्लीज़ ये आर्डर आप मेमोराइज कर लीजिएगा। तो ये दोनों टेबल हो गया। अब आते हैं मेथड ऑफ प्रिपरेशन ऑफ हेलो एल्केन। अब इसमें क्या लिख रखा है, हाइड्रोक्सिल ग्रुप ऑफ एल्कोहल रिप्लेस बाय द हेलोजन ऑन रिएक्शन विद द कंसनट्रेटेड हेलोजन एसिड। हेलोजन एसिड मतलब हो गया कि अपना HX, ठीक है। हेलोजन एसिड, कंसनट्रेटेड हेलोजन एसिड, फास्फोरस हैलाइड मतलब PX3 और PX5, ओके। एंड थायनिल क्लोराइड मतलब SOCl2। ये सबसे हम क्या कर सकते हैं, हाइड्रोक्स जो एल्कोहल का हाइड्रोक्सिल ग्रुप है वो रिप्लेस हो जाता है हेलोजन के द्वारा, ठीक है। हेलोजन के द्वारा जैसे कंसनट्रेटेड हेलोजन एसिड यूज करेंगे, फास्फोरस हैलाइड और थायनिल क्लोराइड के साथ अगर अप्रिया करवाएंगे तो एल्कोहल का जो हाइड्रोक्सिल समूह, हाइड्रोक्सिल ग्रुप है वो हेलोजन द्वारा क्या हो जाएगा, प्रतिस्थापित हो जाता है, ठीक है।
अब हम आगे देखते हैं आगे क्या लिख रखा है। थाइनल क्लोराइड इज प्रिफर्ड because in the reaction alkyl halide is formed along with gas SO2 and HCl। अगर हम एल्किल हैलाइड अल्कोहल से एल्किल हैलाइड बनाना चाहते हैं तो हम प्रीफर्ड करेंगे थाइनल क्लोराइड को, क्योंकि थाइनल क्लोराइड में जो बाय प्रोडक्ट के रूप में SO2 और HCl गैस बनती है वो क्या हो जाती है, स्केप हो जाती है। दोनों गैस जो है बाय प्रोडक्ट जो बनता है वो स्केप हो जाती है और हमको प्योर एल्किल हैलाइड बनता है। अगर पूछ ले क्वेश्चन कि प्योर एल्किल हैलाइड हम एल्कोहल से किस प्रोसेस के द्वारा प्योर एल्किल हैलाइड बना सकते हैं, प्योर एल्किल हैलाइड बनाने के लिए हम अगर एल्कोहल में क्या मिला दें, थाइनल क्लोराइड मिला दें, यानी कि SOCl2 मिला दें, तो हमको तो मिलेगा RCl एल्किल हैलाइड, प्योर एल्किल हैलाइड मिलेगा। और उसके साथ जो बाय प्रोडक्ट के रूप में मिलेगा वो क्या हो जाएगा, वो स्केप हो जाएगा। बाय प्रोडक्ट के रूप में जो SO2 गैस और Cl2 गैस मिलेगी वो ये नीचे दे रखा है, ये वाला प्रोसेस है, यही है प्योर एल्किल हैलाइड बनाने का प्रोसेस। ठीक है, प्योर एल्किल हैलाइड बनेगा, इसमें SO2 और HCl गैस जो है स्केप हो जाएगी। ओके, अब आगे दे रखा है, ये प्योर हो मिल गया। द रिएक्शन ऑफ द प्राइमरी सेकेंडरी एल्कोहल विद द HCl रिक्वायर द प्रेजेंस ऑफ द कैटालिस्ट ZnCl2। ओके, अगर हमको क्या प्राइमरी एल्कोहल और सेकेंडरी एल्कोहल की रिएक्शन करवाएंगे अगर HCl से, ये याद रखना, प्राइमरी एल्कोहल और सेकेंडरी एल्कोहल, ठीक है, प्राइमरी एल्कोहल और सेकेंडरी एल्कोहल का रिएक्शन अगर हम HCl से करवाएंगे, ये प्राइमरी एल्कोहल हो गया, HCl से रिएक्शन करवाएंगे इसका, तो इसमें ZnCl2 की ज़रूरत होती है। और ऐसे अगर सेकेंडरी एल्कोहल है तो इसमें भी HCl के साथ जो रिएक्शन करवाएंगे तो ZnCl2 की कैटालिस्ट की ज़रूरत होगी, तब जाके एल्किल हैलाइड बनेगा, मतलब OH रिप्लेस होगा और एल्किल हैलाइड बनेगा। लेकिन अगर टर्सरी एल्किल हैलाइड है, ठीक है, टर्सरी एल्किल हैलाइड है, तो इसमें ZnCl2 की ज़रूरत नहीं है, सिर्फ थोड़ा सा हम क्या कर देंगे, सेक कर देंगे, सिंपली सेकिंग कर देंगे कंसनट्रेट HCl के साथ रूम टेम्परेचर पे, तो एल्कोहल एल्किल हैलाइड में कन्वर्ट हो जाएगा। मतलब कि अगर आप प्राइमरी एल्कोहल और सेकेंडरी एल्कोहल की रिएक्शन HCl से करवाएंगे तो उसमें ZnCl2 कैटालिस्ट की आवश्यकता होगी, लेकिन टर्सरी एल्कोहल की अभिक्रिया रूम टेम्परेचर पे कंसनट्रेटेड HCl के साथ सिर्फ हिलाने पर ही हो जाती है। मतलब आप कंसनट्रेटेड HCl ले लें, उसमें टर्सरी एल्कोहल डाल दें, थोड़ा सा बस हिला दें बीकर को, जिस बीकर में लिए हैं, तो जो टर्सरी एल्कोहल है वो एल्किल हैलाइड में कन्वर्ट हो जाएगा। ओके, तो ये चीज़ बोल रहा था, इक्वेशन पूछ भी रखा है। ठीक है, तो ये मेमोराइज कर लीजिएगा। HCl की जरूरत किस में नहीं पड़ेगी, टर्सरी एल्कोहल में नहीं पड़ेगी। ओके, आगे दे रखा है फिर कांस्टेंट बॉइलिंग विद HBr 48% HBr इज यूज फॉर द प्रिपेयरिंग एल्किल ब्रोमाइड। एल्किल ब्रोमाइड बनाना है तो हमको 48% HBr यूज करना पड़ेगा। गुड यील्ड ऑफ Ri मे बी ऑब्टेन बाय हीटिंग एल्कोहल विद द सोडियम और पोटेशियम आयोडाइड इन द 95% ऑर्थोफॉस्फोरिक एसिड। अगर हमको अच्छी मात्रा में क्या चाहिए, अच्छी मात्रा में हमको एल्किल आयोडाइड Ri की अच्छी मात्रा हमको चाहिए, अच्छी मात्रा में चाहिए, तो हम क्या करेंगे, एल्कोहल को सोडियम और पोटेशियम आयोडाइड के साथ गर्म करेंगे 95% ऑर्थोफॉस्फोरिक एसिड में। ठीक है, तब हमको जाके अच्छी अमाउंट में, गुड अमाउंट में एल्किल आयोडाइड की यील्डिंग हो जाएगी। ठीक है, अब अगर हम हैलो एसिड से एल्किल हैलाइड की अभिक्रिया रिएक्टिविटी देखेंगे, एल्किल हैलाइड की अगर रिएक्टिविटी देखें, ये ऑर्डर ऑफ रिएक्टिविटी ऑफ एल्कोहल विद द हैलो एसिड, एल्कोहल की रिएक्टिविटी देखनी होगा। ऑर्डर ऑफ रिएक्टिविटी ऑफ एल्कोहल की रिएक्टिविटी देखें हैलो एसिड से, तो सबसे तेज़ रिएक्टिविटी होती है 3 डिग्री की, देन 2 डिग्री की, उसके बाद होती है 1 डिग्री। अब फास्फोरस ट्राईब्रोमाइड एंड द ट्राई आयोडाइड, फास्फोरस ट्राईब्रोमाइड एंड ट्राई आयोडाइड आर यूजुअली जनरेटेड इन सीटू, मतलब कि प्रोड्यूस इन द रिएक्शन मिक्सचर बाय द रिएक्शन ऑफ रेड फास्फोरस विद ब्रोमीन एंड आयोडीन रिस्पेक्टिवली। तो ये वाली रिएक्शन की बात कर रहा है। ठीक है, ओके, अब जो चीज़ ये लैंग्वेज में लिखा वहीं यहाँ पर रिएक्शन पे दिखा रखा है। ठीक है, कितनी रिएक्शन है, ये 6 रिएक्शन है। ठीक है, 6। ठीक है, पहला इन्होंने जो स्टेटमेंट लिखा था कि एल्कोहल को अगर हम कंसनट्रेट HCl के साथ रिएक्शन करेंगे, अगर ये प्राइमरी एल्कोहल और सेकेंडरी एल्कोहल है, ठीक है, तो हमको ZnCl2 की कैटालिस्ट की जरूरत पड़ेगी, तभी RCl बनेगा। ठीक है, लेकिन अगर यही टर्सरी एल्कोहल होता तो हमको ZnCl2 कैटालिस्ट की जरूरत नहीं पड़ती, क्योंकि टर्सरी एल्कोहल बहुत ज़्यादा रिएक्टिव होता है। ठीक है, हैलो किसके साथ,
हेलो एसिड के साथ, तो यहाँ पे ZnCl2 की कैटेलिस्ट की जरूरत नहीं पड़ती, सीधा वो HCl से OH को, जो HCl का क्लोरीन था, OH को रिप्लेस कर देता। ठीक है। तो अगर पूछ लिया कि 1 डिग्री 2 डिग्री 3 डिग्री अल्कोहल में से किस में ZnCl2 की जरूरत नहीं पड़ेगी, तो 3 डिग्री में नहीं पड़ेगी, 1 डिग्री 2 डिग्री में पड़ेगी। ओके, चलो आते हैं अब ROH और NaBr, मतलब एल्कोहल को NaBr H2SO4 से रिएक्शन करवा देंगे तो RBr मिल जाएगा और साइड प्रोडक्ट में ये मिल जाएगा NaHSO4 और H2O। साइड प्रोडक्ट से हमको कुछ मतलब नहीं है। फिर एल्कोहल में अगर हम क्या मिला दें, फास्फोरस हैलाइड PX3, तो हमको मिलेगा एल्किल हैलाइड और करस्पॉन्ड H3PO3 इधर मिल जाएगा। ऐसे PCl5 मिलाएंगे तो RCl आ जाएगा और POCl3 मिल जाएगा। ठीक है, तो यानी ये 6 प्रोसेस हो गई जिससे हम एल्कोहल से एल्किल हैलाइड बना सकते हैं। ठीक है, इधर एल्कोहल में रेड फास्फोरस और हेलोजन मतलब ब्रोमीन और आयोडीन मिलाएंगे तो बन जाएगा अपना RX, जैसा रहेगा हेलोजन वैसा बन जाएगा ब्रोमीन आयोडीन। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। 2 रिएक्शन से हमको इंपॉर्टेंट लग रही है, एक ये पहली वाली, एक लास्ट वाली। लास्ट वाली इसलिए लग रही है क्योंकि ये प्योर एल्किल हैलाइड बनने का यही मेथड है। अगर आपको प्योर एल्किल हैलाइड चाहिए तो थायोनिल क्लोराइड एसोसिएट एल्कोहल का एसोसिएटेड से रिएक्शन करवाइए ताकि ये RCl प्योर बने और जो बाई प्रोडक्ट के रूप में सल्फर डाइऑक्साइड SO2 और HCl गैस बनेगी वो स्केप आउट हो जाएगी। ओके, ठीक है। ओके, तो अब देखें क्या लिख रखा है इसमें। Preparation of the alkyl chloride is carried out either by the passing dry halogen chloride gas through a solution of alcohol or by heating a mixture of the alcohol and concentrated aqueous halogen acid. Okay. मतलब इसमें ये बता रखा है कि ये जो प्रिपरेशन ऑफ एल्किल क्लोराइड ऊपर कर रहे हैं ये या तो पास करेंगे हम ड्राई हाइड्रोजन क्लोराइड गैस थ्रू द सोल्यूशन ऑफ एल्कोहल और हीटिंग ए मिक्सचर ऑफ एल्कोहल एंड कंसनट्रेटेड एक्वस हैलोजन एसिड। लेकिन जितना एपअप हमने 6 मेथड पढ़ा है यह अप्लीकेबल नहीं होगी प्रिपरेशन ऑफ एराइल हैलाइड के लिए। एराइल हैलाइड पे अप्लीकेबल नहीं होगी। जो ऊपर वाले प्रोसेस हमने 6 प्रोसेस पढ़ा, एल्कोहल में एक बार PX3 PX5 रेड फास्फोरस X2 थाइनिल क्लोराइड SOCl2 और HCl ZnCl2, ये सब जिसने पढ़ा ये सब सिर्फ एल्किल हैलाइड बनाने के लिए हैं, एरियल हैलाइड बनाने के लिए नहीं। एरियल हैलाइड वाले एरियल हैलाइड में ये प्रॉब्लम हो जाएगी। जो एरियल हैलाइड होता है मतलब ये, इसमें क्या होता है कि जब इसको हटाएंगे तो ये क्या बन जाएगा, ऐसा आ जाएगा। ठीक है, ये चला जाएगा तो यहाँ पे प्लस चढ़ जाएगा। तो यहाँ पे जो नॉट एप्लीकेबल इसलिए नहीं होगा तो एराइल हैलाइड बिकॉज द कार्बन ऑक्सीजन बॉन्ड इन फिनॉल हैज ए पार्शियल डबल बॉन्ड करेक्टर। इसमें पार्शियल डबल बॉन्ड करेक्टर होता है तो जिससे ब्रेकिंग में डिफ़िकल्टी होती है, डिफ़िकल्टी टू ब्रेक स्ट्रॉन्ग देन द सिंगल बॉन्ड। ठीक है, पार्शियल डबल बॉन्ड करेक्टर जो होता है होने के कारण सिंगल बॉन्ड से वो अधिक मजबूत होता है पार्शियल डबल बॉन्ड करेक्टर। ठीक है, तो इसलिए इसे एकल बॉन्ड की तुलना में, अगर सिंगल बॉन्ड की तुलना में देखें तो तोड़ना कठिन होगा पार्शियल डबल बॉन्ड को। ओके, तो ये चीज़ हो गई। चलो आते हैं फ्रॉम हाइड्रोकार्बन। अब हम हाइड्रोकार्बन से कैसे बनाएंगे एल्कोहल को। ये क्लास 11th में आपने यूनिट 13 में भी पढ़ रखा होगा। ठीक है, ये क्या है, एल्केन से फ्री एल्केन का फ्री रेडिकल हेलोजिनेशन हम कर देंगे। इसमें हम फ्री रेडिकल हेलोजिनेशन में क्या करेंगे, कोई हाइड्रोकार्बन ले लेंगे, अल्ट्रावायलेट सनलाइट के प्रेजेंस में क्लोरीन की रिएक्शन करवा देंगे तो फ्री रेडिकल हेलोजिनेशन के द्वारा एक बार बनेगा। जैसे मान लीजिए कि ब्यूटेन है तो करेस्पॉन्डिंग क्या बन जाएगा, हेलो एल्केन बन जाएगा। लेकिन इसमें हेलो एल्केन, हाँ हेलो एल्केन बन जाएगा। लेकिन प्रॉब्लम इसमें ये है, इसमें कई हेलो एल्केन बन जाते हैं। मतलब कि इस वाले प्रोसेस में पॉली हेलो एल्केन का एक मतलब मोनो हेलो एल्केन, डाई हेलो एल्केन का कॉम्प्लेक्स मिक्सचर बन जाता है और इसको प्योर कंपाउंड में सेपरेट करना बहुत कठिन होता है। इसलिए किसी भी एक यौगिक का हम किसी भी एक कंपाउंड, मान लीजिए सिंगल एल्ड करनी है एनी कंपाउंड की, एक सिंगल कंपाउंड अगर हमको चाहिए तो ये प्रोसेस ठीक नहीं है। ठीक है, क्योंकि इसमें मिक्सचर मिलता है। ठीक है, मोनो, डाई, ट्राई, पॉली सबका मिक्सचर मिलता है। जैसे देखिए इस रिएक्शन में समझा रखे हैं, ब्यूटेन है, क्लोरीन सनलाइट की उपस्थिति में हीट कर दिया तो बन गया एक क्लोरोब्यूटेन बन जाए, एक 2 क्लोरोब्यूटेन बन गया, तो ये मिक्सचर बन गया ना। ठीक है, तो मिक्सर बन गया। दोनों को सेपरेट करना उतना आसान भी नहीं है इसमें। तो ये प्रोसेस तो ये हो गया फिर रेडिकल हेलोजिनेशन के द्वारा। फिर अगर एल्कीन से देखें, इसमें वही लिखे हैं
पढ़ देते हैं, ठीक है। फ्री रेडिकल क्लोरीनेशन और ब्रोमिनेशन ऑफ एल्केन गिव ए कॉम्प्लेक्स मिक्सचर ऑफ आइसोमेरिक मोनो एंड पॉली हेलो एल्केन विच इज डिफिकल्ट टू सेपरेट इज प्योर कंपाउंड एज प्योर कंपाउंड यील्ड ऑफ एनी सिंगल कंपाउंड इज लो। अब एल्कीन से कैसे हम बनाएंगे, ठीक है, एल्कीन से हम कैसे बनाएंगे हेलो एल्केन, ठीक है। एल्कीन में हम क्या करेंगे, एल्कीन को अगर हमको एल्किल हैलाइड या हेलो एल्केन में कन्वर्ट करना है, एल्किल हैलाइड बनाना है, तो हम उसका रिएक्शन चाहे HCl, HBr, HI जिससे भी करवा देंगे। कोई भी एल्कीन है उसकी रिएक्शन में Cl से, HBr से, HI से जिससे करवाएंगे वैसे करस्पॉन्डिंग क्या मिलेगा, एल्किल हैलाइड मिलेगा। अगर HCl से करवाएंगे तो CCl मिलेगा, HBr से करवाएंगे तो CBr मिलेगा, 3 हाइड्रोजन रहेंगे ही रहेंगे, मतलब CH3Cl CH3Br, और ये करवाएंगे HI से करवाएंगे तो CH3I बनेगा। इसमें वही लिख रखा है, ओके। लेकिन ये तो अगर मान लीजिए कि 2 कार्बन की एल्कीन है तो कोई बात नहीं, हैलोजन आप कहीं पे लगा दीजिएगा। लेकिन अगर 3 या 4 कार्बन की एल्कीन आ गई तब वहाँ पे क्या करेंगे, तब वहाँ पे मार्कोनिकॉफ रूल के हिसाब से प्रोडक्ट बनाएंगे। अब मार्कोनिकॉफ रूल क्या होता है, मार्कोनिकॉफ रूल वो होता है जिस मतलब हैलोजन उस कार्बन पे जाके अटैच होगा जिस कार्बन पे हाइड्रोजन की संख्या सबसे कम होगी, या ऐसे कर लीजिए आप कार्बोकैटायन बना लीजिए, जो मोस्ट स्टेबल कार्बोकैटायन होगा ग्रुप हाइड्रोजन जाके वहीं पे अटैच हो जाएगा, वही मेजर प्रोडक्ट होगा। समझाते हैं कैसे, देखिए पहले ये जो लिख रखा है इसको पढ़ लेते हैं फिर। एडिशन ऑफ द हाइड्रोजन हैलाइड एल्कीन, एडिशन ऑफ द हाइड्रोजन हैलाइड, हाइड्रोजन हैलाइड मतलब HX में कुछ भी हो सकता है, HCl, HBr, HI। एल्कीन कन्वर्टेड टू करस्पॉन्डिंग एल्किल हैलाइड बाय द रिएक्शन विद द हाइड्रोजन क्लोराइड, यहाँ हाइड्रोजन क्लोराइड, हाइड्रोजन ब्रोमाइड एंड हाइड्रोजन आयोडाइड, ओके। प्रोपीन यील्ड टू प्रोडक्ट। हाँ, अब अगर बता दे तो अगर एल्कीन मतलब इथीन है तो कोई दिक्कत नहीं है, आप हाइड्रोजन कहीं भी लगा दीजिए किसी भी कार्बन पे। लेकिन अगर प्रोपीन, ब्यूटीन 2 कार्बन से अधिक वाली एल्कीन आ गई, 3 कार्बन 4 कार्बन वाली, तो वहाँ पे 2 प्रोडक्ट बनेगा, एक मेजर एक माइनर। वो मार्कोनिकॉफ रूल से निकाल लीजिए या तो स्टेबल कार्बोकैटायन से निकाल लीजिए। तो वही यहाँ पे बता रखे हैं, एक प्रीडोमिनेंट बनेगा वो मार्कोनिकॉफ रूल के अकॉर्डिंग। अब जैसे यहाँ पे देखिए 3 कार्बन की ये है एल्कीन, यानी कि प्रोपीन है, इस पर हम अगर HI लगाएंगे तो HI एक बार तो इस कार्बन पे आके लगेगा, मतलब एक बार इस कार्बन पे आके लगेगा, एक बार इस कार्बन पे, ठीक है। तो एक बार तो हम बनाते हैं CH3 CH2 CH2I, और एक बार लगाएंगे क्या CH3 CHI CH3, ठीक है। अब इसमें मेजर कौन होगा, मेजर CH3 CHI ये वाला होगा, CH3 CHI CH3, ओके। ये मेजर इसलिए है क्योंकि अगर हम इसका कार्बोकैटायन बनाएंगे तो क्या बनेगा, ए पाई बॉन्ड इधर शिफ्ट होगा तो CH3 CH प्लस CH3, एक कार्बोकैटायन ये बना, और दूसरा वाला अगर हम बनाएंगे तो CH3 CH2 प्लस। अब इन दोनों में से कौन सा मोस्ट स्टेबल कार्बोकैटायन है, तो ये वाला, क्योंकि ये वाला 2 डिग्री है और ये वाला 1 डिग्री है। 2 डिग्री कार्बोकैटायन मोस्ट स्टेबल होता है, तो इसी का जो प्रोडक्ट होगा अब I माइनस आएगा तो इसी पर टेक करेगा, तो ये वाला ज़्यादा मेजर होगा। अगर आप इसके नहीं समझ पा रहे हैं तो मार्कोनिकॉफ रूल लगा दीजिए। मार्कोनिकॉफ रूल सिंपली ये बोलता है जिस कार्बन पे हाइड्रोजन की संख्या कम होगी आयोडीन वहीं पे जाकर अटैक करेगा। तो देखिए इन तीनों कार्बन पे हाइड्रोजन की संख्या सबसे कम किस पे, इस बीच वाले कार्बन पे, सेकंड वाले कार्बन पे, तो यहीं पे आयोडीन आके अटैक कर दिया, तो यही वाला मेजर होगा, बनेगा ये वाला, लेकिन ये बहुत अल्प मात्रा में बनेगा, ओके। चलो आगे चलते हैं। अब आते हैं एडिशन ऑफ द हैलोजन। हैलोजन का एडिशन करेंगे। अब इसमें क्या है, एडिशन ऑफ हैलोजन में, ओके, जैसे ये देख लीजिए, ये क्या है, एल्कीन है, मतलब इथीन है 2 कार्बन की, और एक ऐसी होती है रेडिश ब्राउन कलर की होती है, थोड़ा रेडिश ब्राउन कलर की होती है, ठीक है। जब इसको ब्रोमीन CClO4 इसमें डाल देते हैं, ब्रोमीन CClO4, तो ये क्या होता है, कलरलेस हो जाती है, कलरलेस विच डाइब्रोमाइड बना लेती है, कलरलेस। इसीलिए इसको बोलते हैं टेस्ट ऑफ द कलरलेस या टेस्ट ऑफ द डबल बॉन्ड, डिटेक्शन ऑफ द डबल बॉन्ड इन मॉलिक्यूल, इसको ये भी बोला जाता है, ठीक है। अब इसमें करते क्या है, देखिए, ओके, इसमें हम लैब में जाएंगे, प्रयोगशाला में जाएंगे, अपने लैब में लेके जाएंगे, क्या लेके जाएंगे लैब में हम CClO4 जो कि
नॉन पोलर एक सॉल्वेंट है। ClO4 में घुली ब्रोमीन को एल्कीन में डाल देंगे, तो जब एल्कीन में जैसे ही डालेंगे, एल्कीन कैसा था, रेडिश ब्राउन कलर का था, लाल रंग का था। लाल रंग का जो एल्कीन था वो जैसे ही उसमें ClO4 में घुली ब्रोमीन को डालेंगे, वो लाल कलर का एल्कीन कलरलेस हो जाएगा, मतलब उसका कलर लाल कलर था वो एकदम कलरलेस हो जाएगा। तो इस प्रकार से हम इसको बोल सकते हैं टेस्ट ऑफ द अनसैचुरेशन, या टेस्ट ऑफ द डबल बॉन्ड, या टेस्ट ऑफ द कलर। 3 चीज़ इसको बोल सकते हैं ब्रोमीन ClO4 के साथ। अगर हम ClO4 में घुली ब्रोमीन को प्रयोगशाला में लैब में लेके जाएं, उसमें एल्कीन डाल दें, जैसे ही एल्कीन में ब्रोमीन में घुली ClO4 को डालेंगे, एल्कीन को डालेंगे, वैसे एल्कीन जो रेड कलर का था वो कलरलेस हो जाएगा। तो इसीलिए इसको टेस्ट ऑफ क्या बोलते हैं, टेस्ट ऑफ कलर बोलते हैं, टेस्ट ऑफ अनसैचुरेशन बोलते हैं, या टेस्ट ऑफ द डबल बॉन्ड बोलते हैं। वही इसमें लिखा है कि इन द लेबोरेटरी एडिशन ऑफ द ब्रोमीन्स इन ClO4 टू एन एल्कीन रिजल्टिंग डिस्चार्ज ऑफ द रेडिश ब्राउन कलर ऑफ ब्रोमीन कांस्टेंट एंड इम्पॉर्टेंट मेथड इन डिटेक्शन ऑफ द डबल बॉन्ड इन ए मॉलिक्यूल। एक मिनट यार, मैंने उल्टा कुछ गलत कर दिया, सॉरी, वेरी सॉरी। यहाँ पे मुझे बोलना था, ठीक है, ये जो रेडिश ब्राउन मैंने इसको बता दिया, आई एम वेरी सॉरी। ये रेडिश ब्राउन है, ब्रोमीन रेडिश ब्राउन है, ठीक है, थोड़ा यहाँ करेक्शन करिएगा, ठीक है। ब्रोमीन रेडिश ब्राउन है, ठीक है, ब्रोमीन रेडिश ब्राउन है। और जो ब्रोमीन रेडिश ब्राउन है मतलब ब्रोमीन का लाल रंग जो था, जैसे ही एल्कीन डालेंगे ClO4 में घुली ब्रोमीन में जैसे एल्कीन डालेंगे, जो ब्रोमीन का लाल रंग था वो विलुप्त हो जाएगा, ठीक है। बस ये चीज़, बाकी ठीक है। तो वही चीज़ यहाँ पे लिखा है, डिस्चार्ज ऑफ द रेडिश ब्राउन कलर ऑफ ब्रोमीन, यही होता है डिटेक्शन, इंपॉर्टेंट मेथड फॉर डिटेक्शन ऑफ द डबल बॉन्ड इन मॉलिक्यूल, ठीक है। मॉलिक्यूल में डबल बॉन्ड है कि नहीं है, इसका डिटेक्शन करने के लिए हम ब्रोमीन ClO4 का यूज करेंगे लैब में। अगर ब्रोमीन से डबल बॉन्ड रहेगा तो वो ब्रोमीन को कलरलेस कर देगा, ब्रोमीन का रेड कलर जो था उसको कलरलेस कर देगा, ठीक है। और प्रोडक्ट क्या बनेगा, ये विश डाइब्रोमाइड बनेगा, क्योंकि एडसेंट कार्बन पे ब्रोमीन लगा हुआ है, तो विश ही होगा। ये पूछा है कि जितने पॉसिबल मोनोक्लोरो स्ट्रक्चर आइसोमर एक्सपेक्टेड हैं, क्या करने पे, फ्री रेडिकल मोनोक्लोरेशन ऑफ दिस कंपाउंड। ये कंपाउंड है, फिर हम हाइड्रोजन यहाँ पे नहीं दिखाएंगे, ठीक है। ये कंपाउंड है, 5 कार्बन का है ना, 1 2 3 4 5, 5 कार्बन का है। इसका अगर हम अल्ट्रावायलेट लाइट, सनलाइट की प्रेजेंस में क्या करवाएंगे, मोनोक्लोरेशन करवाएंगे, तो जितने आइसोमर बनेंगे वो आपको हमको बताना है, ठीक है। तो पहला तो आप यही बना दीजिए, क्लोरीन पहले टर्मिनल कार्बन पर लगाइए आप, ठीक है, ये टर्मिनल पे लगाए हैं। फिर उसके बाद आप क्लोरीन को सीक्वेंस वाइज डिस्प्लेस करते जाइए, ठीक है। पहले इस कार्बन पे क्लोरीन लगाए, फिर अब इस कार्बन पे लगाइएगा, देखिए इस कार्बन पे लगा दिया, फिर इस कार्बन पे लगाइएगा, इस कार्बन पे लगा दिया आपने। ये 3 हो गए ना, 3 तो सिंपल था। एक बार यहाँ पे क्लोरीन आपने लगाया, फिर एक बार आपने स्ट्रक्चर वैसे रहने दीजिए, क्लोरीन आप यहाँ कर दीजिए, फिर आप क्लोरीन को उठा के यहाँ पे लाइए, तीसरा वाला बनाने के समय ऐसे बनाइए आप, ठीक है। 3 तो यही हो गया। अब आपको ये क्लोरीन कहाँ करना है कि ये जो ब्रांचिंग है ना, कार्बन की ब्रांचिंग है, उसको लीनियर कर देना है। यानी कि हम ये कह रहे हैं, आप ऐसे कर दीजिए, CH3 CH CH2 CH2 CH3, ठीक है। और यहाँ पे आप सी लगा दीजिए, ठीक है। तो ये हो गया। तो ये आपका हो जाएगा 4 आइसोमर इसका बन जाएगा। तो एग्जाम्पल में आपको सॉल्व कर दे रखा है, वहाँ से आप अब यही लास्ट हम बताएंगे, ठीक है। वीडियो लंबा चलेगा, इसका पार्ट 3 बनाना पड़ेगा, ठीक है। आते हैं हैलोजन एक्सचेंज पे। हैलोजन एक्सचेंज में दो चीज़ दे रखा है। एक तो इन्होंने दे रखा है हैलोजन एक्सचेंज में फिंकल-स्टीन रिएक्शन, दूसरा दे रखा स्वार्ट रिएक्शन। फिंकल-स्टीन रिएक्शन में क्या करते हैं, एल्किल क्लोराइड या एल्किल ब्रोमाइड को सोडियम आयोडाइड और ड्राई एसीटोन में सोडियम आयोडाइड के साथ रिएक्शन करवा देते हैं एल्किल क्लोराइड या एल्किल ब्रोमाइड का, तो कन्वर्ट हो जाता है एल्किल आयोडाइड में। तो इसी को बोलते हैं हैलोजन एक्सचेंज, और इसका नाम है फिंकल-स्टीन रिएक्शन। इसी प्रकार से स्वार्ट रिएक्शन में क्या करेंगे, CH3Br को, ठीक है, एल्किल क्लोराइड या एल्किल ब्रोमाइड को
मेटालिक फ्लोराइड की उपस्थिति में, मेटालिक फ्लोराइड कोई भी हो सकता है, AgF, Hg2F2, COF2, SbF3, इससे रिएक्शन करवाएंगे तो ब्रोमीन को ये क्या कर देगा, रिप्लेस कर देगा, बन जाएगा CH3F मतलब फ्लोरोमेथेन, और AgBr निकल जाएगा। ये हो गया स्वार्ट रिएक्शन। तो फिंकलस्टीन रिएक्शन और स्वार्ट रिएक्शन को मेमोराइज करना पड़ेगा आपको, ठीक है। ओके, रीड कर देते हैं एक बार आपके लिए, ठीक है। ये लिखा है क्या, एल्किल आयोडाइड आर ऑफन प्रिपेयर्ड बाय द रिएक्शन ऑफ द एल्किल क्लोराइड्स ब्रोमाइड्स with NaI in the dry acetone. This reaction is known as the Finkelstein reaction. Finkelstein reaction में मतलब आप क्या करना है, एल्किल आयोडाइड को बनाने के लिए, प्रिपेयर करने के लिए एल्किल क्लोराइड या एल्किल ब्रोमाइड का रिएक्शन करवाइए NaI ड्राई एसीटोन के साथ, तो बन जाएगा एल्किल आयोडाइड, ये हो गया फिंकलस्टीन। NaCl NaBr फॉर्म्ड इन प्रिपेयर्ड बाय इन ड्राई एसीटोन, इट फैसिलिटेट द फॉरवर्ड रिएक्शन अकॉर्डिंग टू द ली-चिटलर प्रिंसिपल। ऐसे अगर हमको सिंथेसिस ऑफ एल्किल फ्लोराइड करना है तो उसमें क्या करेंगे, हीटिंग एल्किल क्लोराइड एल्किल ब्रोमाइड को हीट करेंगे इन द प्रेजेंस ऑफ द मेटालिक फ्लोराइड के साथ, जैसे कि AgF, Hg2F2, COF2, SbF3। ओके, ये हो गया शॉर्ट रिएक्शन। ओके, यहाँ पे आप CH3Cl भी ले सकते थे। ओके, अब आते हैं प्रिपरेशन ऑफ द हेलोएरिन। ओके, अब आते हैं हम इस पर प्रिपरेशन ऑफ द हेलोरिन। हेलोरिन मतलब बेंजीन से अगर कोई हेलोजन अटैच है तो हेलोरिन हो गया, ठीक है। तो इसमें देखते हैं इसको क्या है। अब एरियल क्लोराइड था, एरियल क्लोराइड का प्रिपरेशन करने के लिए हमको क्या चाहिए, आयरन और आयरन थर्ड क्लोराइड अथवा कोई भी लुईस एसिड कैटलिस्ट के प्रेजेंस में एल्किल हैलाइड मतलब एरियल के क्लोरीन और ब्रोमीन हम बना सकते हैं, ठीक है। ये एरियल क्लोराइड एंड एरियल ब्रोमाइड कैन बी इजिली प्रिपेयर्ड बाय द इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन ऑफ एरीन विद द क्लोरीन एंड द ब्रोमीन रिस्पेक्टिवली इन द प्रेजेंस ऑफ लुईस एसिड, कोई भी लुईस एसिड, ठीक है, जैसे FeCl3, AlCl3, ओके, लाइक आयरन आयरन थर्ड क्लोराइड वही। ये टॉल्यूइन है, टॉल्यूइन की रिएक्शन हम कोई भी हेलोजन से करवा रहे हैं X2 आयरन डार की प्रेजेंस में। तो चूंकि यहाँ पे आप आर्थो पैराडाइटिन मेटाडाइटिन ग्रुप अगर पता होगा तो क्वेश्चन आपको फट निकल जाएगा। CH3 आर्थो पैराडाइटिन ग्रुप है, इसलिए हेलोजन जो है एक बार आर्थो पे लगेगा एक बार पैरा पे लगेगा, तो आर्थो हेलोटॉल्यून और पैरा हेलोटॉल्यून इसलिए बन रहा है। अगर यहीं पे एक मेटाडाइटिन ग्रुप होता है, अगर वो लगा होता है जैसे COOH होता है, वो मेटाडाइटिन ग्रुप होता है, तो जो रिएक्शन के बाद जो ग्रुप अटैच होता है बेंजीन पे वो मेटा पे जाकर अटैच होता है। लेकिन वो बात की बात है, जब आएगा तब क्लियर, जब डिस्कस किया जाएगा। यहाँ पे ये हो गया। अब यहाँ पे जो आर्थो हेलोटॉल्यून है, पैरा हेलोटॉल्यून है, इसको इजीली सेपरेट किया जा सकता है, इसलिए क्योंकि इसका जो मेल्टिंग पॉइंट का डिफरेंस है वो बहुत लार्ज डिफरेंस है, ठीक है। इसमें जो गलनांकों का अंतर है, बहुत अत्यधिक अंतर होने के कारण इसको सुगमतापूर्वक क्या किया जा सकता है, सेपरेट किया जा सकता है आर्थो और पैरा हेलोटॉल्यून को। अब रिएक्शन विद द आयोडीन आर रिवर्सिबल इन नेचर। अगर हम यही रिएक्शन किसके साथ करवा दें, इसकी रिएक्शन टॉल्यूइन की रिएक्शन आयोडीन के साथ करवा देंगे तो ये रिवर्सिबल नेचर की होती है। रिवर्सिबल नेचर की इसलिए होती है, इस अभिक्रिया में रिवर्सिबल नेचर रिक्वायर द प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। तो इस प्रोसेस में हमको ऑक्सीडाइजिंग एजेंट HNO3 या HiO4 की अगर आयोडीन बनाना है तो, ठीक है, आयोडो बेंजीन बनाना है तो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट HiO3 या HNO3 की जरूरत पड़ेगी, ताकि वो HI को ऑक्सीडाइज कर दे, मतलब HI मतलब I माइनस को ऑक्सीडाइज करके I2 में कन्वर्ट कर दे। नहीं तो I माइनस ही रिएक्ट कर जाता है और रिएक्शन क्या हो जाती है, रिवर्सिबल हो जाती है। ओके, हाँ, तो याद रखना है हमको HNO3 HiO3 की आवश्यकता होती है। अब फ्लोरीन बनती ही नहीं है इससे, इस प्रोसेस से, मतलब अगर हमको फ्लोरोबेंजीन बनाना है तो इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन से बनेगी ही नहीं। क्यों नहीं बनेगी? क्योंकि फ्लोरीन की रिएक्टिविटी बहुत ज़्यादा होती है। रीज़न यही देंगे कि जो फ्लोरीन की रिएक्टिविटी होती है बहुत हाईली रिएक्टिव होता है फ्लोरीन, इसलिए इस प्रोसेस से हम फ्लोरोबेंजीन नहीं बना सकते हैं। ओके, अब आते हैं सैंडमायर रिएक्शन। ऊपर जो था वो इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन था, अब ये सैंडमायर रिएक्शन है। एमीन, इस चैप्टर एमीन में भी हमको पढ़ने को मिलेगा जब नाइट्रोजन कंटेनिंग कंपाउंड पढ़ेंगे, यानी कि एमीन पढ़ेंगे इसी क्लास 12 की बुक में। तो इवन ए प्राइमरी आगे मिलेगा वो, ठीक है। इवन ए प्राइमरी एरोमेटिक एमीन डिजॉल्व इन द सस्पेंड इन द क्लोर्ड एक्वस मिनरल एसिड, इट इज ट्रीटेड विद द सोडियम नाइट्राइड, तो डाइजोनियम साल्ट बनता है। जैसे ये एमीन है, मतलब एनिलीन है, एनिलीन को हमने किस में डाल दिया, सोडियम नाइट्राइड NaNO2 और HX में डाल दिया। टेम्परेचर कितना रखा, 0 से 5 डिग्री सेंटीग्रेड रखा, मतलब 273 से 278 केल्विन। इसको 0 से 5 डिग्री सेंटीग्रेड भी लिख सकते हैं। तो क्या बन जाएगा, डाइजोनियम
बेंजीन डाइजोनियम हैलाइड बन जाएगा। फिर इस जो बेंजीन डाइजोनियम हैलाइड बना है, ठीक है, इसकी रिएक्शन करवा देंगे क्यूप्रस क्लोराइड से। क्यूप्रस क्लोराइड है क्यूप्रस ब्रोमाइड से करवा देंगे। क्यूप्रस क्लोराइड है क्यूप्रस ब्रोमाइड से करवा देंगे तो करेस्पॉन्डिंग हमको एराइल हैलाइड मिल जाएगा, ठीक है। और नाइट्रोजन गैस क्या हो जाएगी, बाय प्रोडक्ट के रूप में एलिमिनेट हो जाएगी। यही होती है सेंडमायर रिएक्शन। हाँ, लेकिन अगर हमको सेंडमायर रिएक्शन क्या बनाना है, आयोडोबेंजीन बनाना है, तो आयोडोबेंजीन के केस में ये नहीं चलेगा। CO2H2 मतलब CO2H2 यूज कर रहे हैं ना, तो सेंडमायर बोलेंगे। हाँ, और अगर यहीं पे एमीन में वो मिलेगा, एमीन में हम बात कर लेंगे। यहाँ सिर्फ बोल दे रहे हैं, अगर यही यहाँ पे CO2H2 यूज नहीं करके और यहाँ पे एक मिनट HX भी यूज होगा, ठीक है। अगर यहीं पे हमने CuX यूज किया होता या कापर पाउडर सीधा सीधा यूज किया होता, कापर पाउडर और HX, तो यही बनता, ठीक है। आयोडोबेंजीन नहीं, हेलोबेंजीन ही बनता, लेकिन इसको तो गटरमैन रिएक्शन कहते हैं। ओके, गटरमैन रिएक्शन। और ये आपको एमीन चैप्टर में मिलेगी, इसी क्लास 12th की ही बुक में। तो गटरमैन रिएक्शन और सैंडमायर रिएक्शन में एक और जान लीजिए एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन, सैंडमायर रिएक्शन मोर बेटर होती है देन गटरमैन रिएक्शन होती है, ठीक है। ओके, अब सैंडमायर रिएक्शन गटरमैन रिएक्शन में एक प्रॉब्लम ये है, इससे हम आयोडोबेंजीन और फ्लोरोबेंजीन नहीं बना सकते हैं। उसके लिए एक अलग मेथड है जो कि ये नीचे दे रखा है। आप क्या करेंगे, बेंजीन डाइजोनियम हैलाइड को Ki से रिएक्शन करवाएंगे तो आयोडोबेंजीन बन जाएगा, ठीक है। और ऐसे फ्लोरोबेंजीन में क्या करना है, HbF4 में डाल देंगे, HbF4 के साथ हीट कर देंगे तो ये फ्लोरोबेंजीन बन जाएगा, ठीक है। हाँ, तो ये चीज़ याद रखना। आ जाते हैं अब आगे। वही चीज़ लिखा है, रिप्लेसमेंट ऑफ द डाइजोनियम ग्रुप बाय द आयोडीन डज नॉट रिक्वायर द प्रेजेंस ऑफ द क्यूप्रस हैलाइड एंड इज डन सिंपली बाय द सेकिंग द डाइजोनियम साल्ट। सिंपली क्या है, डाइजोनियम साल्ट को लो, पोटेशियम आयोडेट के साथ को क्या कर दो, हिला दो, तो सीधा जो N2X है रिप्लेस हो जाएगा आयोडीन से, नाइट्रोजन गैस एलिमिनेट हो जाएगी और आयोडोबेंजीन हमको मिल जाएगा। ये कुछ रिएक्शन एग्जाम्पल दे रखा है, इसको देख लेना। अब देखो यहाँ पे HBr अटैच किया जा रहा है ना, तो HBr अटैच करेंगे तो हम यहाँ पे क्या करेंगे, मार्कोनी का रूल से या तो स्टेबिलिटी ऑफ कार्बोकेटायन से, जिससे आपको इजी लगे उससे आप कर लीजिए, प्रोडक्ट बना दीजिए। मार्कोनी का रूल का ये बोलता है, जहाँ पे हाइड्रोजन के डबल बॉन्ड उस कार्बन पे जाके हेलोजन लगेगा जहाँ पे हाइड्रोजन की कमी है। तो यहाँ पे हाइड्रोजन की कमी है, यहाँ पे एक हाइड्रोजन है, तो इसी पे आके इस हाइड्रोजन को हटा के यहाँ पे एक मतलब इसी पे आके डबल बॉन्ड टूटेगा, इसी पे आके ये ब्रोमीन लग जाएगा। तो इस प्रकार से इसको आप सॉल्व करेंगे। इसको भी वही रूल है, मार्कोनी का रूल इसके भी लगेगा। जहाँ पे हाइड्रोजन की कमी है वहाँ पे क्लोरीन आके अटैच हो जाएगा, तो यहाँ पे आके क्लोरीन लिखिए अटैच हो गया। यहाँ पे जो हाइड्रोजन कमी थी, या तो आप इसका कार्बोकेटायन बना लीजिए, कार्बोकेटायन बनाएंगे तो ये मोस्ट स्टेबल कार्बोकेटायन होगा। वैसे इसका कार्बोकेटायन बनाएंगे तो ये हो जाएगा बेंजाइलिक। बेंजाइलिक कार्बोकेटायन मोस्ट स्टेबल होता है, तो कार्बोकेटायन से भी आप कर सकते हैं या मार्कोनिक आप से भी कर सकते थे आप। अब यहाँ पे HBr परऑक्साइड लग गया तो यहाँ एंटी मार्कोनिक आप चलेगा, मतलब कि यहाँ पे उल्टा होगा। मार्कोनिक आप बोलता है, मार्कोनिक आप साहब ये बोलते हैं जहाँ हाइड्रोजन की कमी है वहाँ पे जाके ब्रोमीन अटैच होगा, लेकिन एंटी मार्कोनिक आप बोलता है जहाँ हाइड्रोजन की अधिकता है वहाँ पे जाके ब्रोमीन अटैच होगा। ओके, तब यहाँ पे जो है, लेकिन डबल बॉन्डेड, याद रखना डबल बॉन्डेड वाले कार्बन पे जहाँ पे हाइड्रोजन की अधिकता होगी वहाँ पे जाके अटैच होगा, ठीक है। तो डबल बॉन्डेड कार्बन यही है ना, तो यहाँ पे एक ही हाइड्रोजन है, यहाँ पे दो हाइड्रोजन है, तो यहाँ पे आगे ब्रोमीन अटैच हो जाएगा। तो ये देखिए यहाँ पे ब्रोमीन अटैच होगा। अगर ये परऑक्साइड हटा देते तो ये ब्रोमीन यहाँ पे नहीं बल्कि यहाँ पे आके अटैच होता, लेकिन परऑक्साइड है तो इसलिए ब्रोमीन यहाँ पे आके अटैच होगा। ओके, इंटेक्स क्वेश्चन का एक सेपरेट वीडियो बनाएंगे और आप प्रैक्टिस कर सकते हैं, हम नीचे डाल भी देंगे। ओके, किसका, नीट नीट बोल रहे हैं यार, नीट तो करेंगे ही करेंगे, नीट और जेई का एग्जाम्पलर, इसी चैप्टर का एग्जाम्पलर का जो MCQ दे रखा है, एनसीईआरटी एग्जाम्पलर का MCQ दे रखा है, मोर देन वन टाइप का दे रखा है, ठीक है, मैचिंग टाइप का दे रखा है, तो वो वीडियो ऑलरेडी बन चुकी है, उससे आप प्रैक्टिस कर सकते हैं इस चैप्टर के क्वेश्चन को। ओके, चलो अब फिजिकल प्रॉपर्टी नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। ओके, थैंक यू।